उसके बाद डिस्पोजल। अब ये डिस्पोजल की डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको बताई थी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। ये वही डेफिनेशन है डिस्पोजल की जो हमने इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में पढ़े थे कि डिस्पोजल में क्या कुछ आता है। सोल्ड, एक्सचेंज, ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूटेड, कैंसिल, रिलिंक्विश, लॉस, सरेंडर्ड, डिस्ट्रॉयड, एक्सपायर्ड, ट्रांसमिशन, यूज ऑफ पर्सनल एसेट टू बिजनेस, बिजनेस टू पर्सनल, पार्ट ऑफ एसेट का डिस्पोजल एंड वाइस वर्सा। तमाम चीजें हमारी डिस्पोजल ही कहला रही होती हैं। तो ये हमने पहले पढ़ी थी, इसलिए इसको हमने यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसमें से कोई भी इवेंट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हम उसको डिस्पोजल ही ट्रीट करेंगे। और जब डिस्पोजल होता है तो डिस्पोजल पे हम क्या निकालेंगे, डिस्पोजल पे हम गेन या लॉस निकालेंगे। और यहाँ पे क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो यहाँ पे गेन या लॉस कैसे निकालेंगे कि जो हमारी कंसिडरेशन होगी, जो हमें कंसिडरेशन मिली होगी। नॉर्मली बिजनेस में हम फिर लेते हैं जो भी हमारा सेल प्रोसीड्स होगा, जितने का हमें एसेट मिला वो हम पकड़ेंगे। उसमें से हम उस एसेट की उस डेट तक जितनी भी WDV होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू, वो हम लेस करवाएंगे तो हमारे पास रेलेवेंट गेन या लॉस आ जाएगा, तो वो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। अच्छा, टैक्स में याद रखिएगा हम कंप्लीट एसेट भी डिस्पोज कर सकते हैं, हम पार्ट ऑफ एसेट जो है वो भी डिस्पोज कर सकते हैं। अगर हम पार्ट ऑफ एसेट डिस्पोज करेंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो भी हम अपोर्शन करेंगे। और जिस तरह अभी हम ये 60-40 की अपोर्शनमेंट करते आ रहे थे ना, उसी वे में हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिमेंट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिल्डिंग खरीदी 10 मिलियन की, आप उस बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हमने फैसला किया कि उसके 2 फ्लोर्स जो हैं आप उनको बेचना चाहते हैं, तो आप उनके 2 फ्लोर्स को बेच सकते हैं। इस कॉस्ट को इन 2 पे आप अपोर्शन करेंगे और रेलेवेंट गेन या लॉस जो है आप वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, डिस्पोजल के वक्त हमने कंसिडरेशन देखा कि कंसिडरेशन हमारी क्या आती है और क्या नहीं आती। बिकॉज कंसिडरेशन में से ही हमने क्या लेस करना है, हमने कंसिडरेशन जो भी हमें मिली होगी उसमें से हमने लेस करवानी होती है आफ्टर टैक्स WDV, तो हमारे पास गेन यहाँ आते हैं। अब जो कंसिडरेशन मिल रही है उस कंसिडरेशन में क्या कुछ शामिल हो सकता है या क्या कुछ शामिल नहीं होता। ये वैसे ये बातें जो अभी हम सारे कर रहा हूँ, ये कैपिटल गेन में हम बड़ी डिटेल में बात करके आ चुके हैं, बट फिर भी इसको तसल्ली तौर पे हम कर लेते हैं कि कंसिडरेशन रिसीव में क्या कुछ शामिल होगा। अगर कोई भी एसेट बंदा बेच रहा है तो उसमें हम देते हैं कि जो अमाउंट उस पर्सन को मिलती है या जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है विच एवर इज हायर, वो हमारी कंसिडरेशन रिसीव होती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की फेयर मार्केट वैल्यू जो है जो डिटर्मिन हो गई हुई है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, वही फिर हमारी क्या होती है, कंसिडरेशन रिसीव शुमार हो रही होती है। जब हम एसेट को बेचने जाते हैं, जो पैसा मिल रहा है मार्केट वैल्यू या जो भी मुझे एक्चुअल मिला जो हायर है वो मेरी कंसिडरेशन है। तो ये तो है अगर हम नॉर्मल केस में बेच देते हैं। अगर हमारा एसेट चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है या इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिलता है, तो फिर कंसिडरेशन क्या होगी। अगर कोई भी मेरा एसेट चोरी हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसकी कंसिडरेशन कैसे डिटरमिन होगी। जो कंपनसेशन मिलती है इंडेमनिटी के अगेंस्ट या डैमेजेस वगैरह मिल रहे होते हैं, आपने इंश्योरेंस कराई थी, इंश्योरेंस वालों ने इतने पैसे दे दिए, जितने पैसे दिए वो आपकी कंसिडरेशन रिसीव ट्रीट होगी। कोई इंडेमनिटी से रिकवरी हुई, जितनी रिकवरी होगी वो सारी की सारी आपकी कंसिडरेशन ही रिसीव होगी। कोई सेटलमेंट था, आपने ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे, गलती से ट्रांसपोर्ट वालों की लग गया, एसेट तबाह हो गया, सेटलमेंट हुई, जो पैसे मिले वही कंसिडरेशन है। या अगर आप केस अपना ले गए कोर्ट में, अदालत में, जब आप अपना केस कोर्ट में ले गए, अदालत में ले गए, तो जो अदालत ने पेमेंट की, जो अदालत ने पैसे दिए, जितनी आपको डैमेजेस मिल गए, वही क्या होगी, आपकी कंसिडरेशन रिसीव ट्रीट हो रही होगी। तो जब आपका एसेट लॉस्ट हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, फिर जो भी कंसिडरेशन मिल रही होती है इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट, इंडेमनिटी के अगेंस्ट, सेटलमेंट के अगेंस्ट या जुडिशियल डिसीजन के अगेंस्ट, वही हमारी क्या होती है, वही हमारी कंसिडरेशन रिसीव ट्रीट हो रही होती है। उसके अलावा अगर हम पर्सनल एसेट को बिजनेस में लगा लें या बिजनेस एसेट को पर्सनल लगा लें, तो उसमें भी हम गेन या लॉस निकालते हैं। अगर मैं एक एसेट बिजनेस में इस्तेमाल करा था, मैं पर्सनल ले गया हूँ, तो मुझे गेन या लॉस तो निकालना पड़ेगा बिकॉज वो डिस्पोजल है। तो उसका डिस्पोजल हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे जिस दिन हमने अपना पर्सनल एसेट बिजनेस में या बिजनेस एसेट पर्सनल पे लगा लिया, उस डेट के ऊपर जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही हमारी क्या कंसिडर होगी, वही हमारी कंसिडरेशन रिसीव जो है वो कंसीडर हो रही होगी। उसके बाद अभी हमने लीज वाले की बात की है कि अगर हम लीज्ड एसेट लेते हैं, इसने पूरी जो कहानी बताई हुई है, अगर हम कोई लीज्ड एसेट ले रहे हैं तो उसकी कंसिडरेशन रिसीव क्या ट्रीट होती है।
जो रेजिडुअल वैल्यू जिसके ऊपर हम एक्वायर कर रहे होते हैं, या जो भी बारगेनिंग प्राइस होती है जिसके ऊपर हम एसेट को ले रहे हैं, वही हमारी क्या होती है, ट्रेड हो रही होती है। मतलब अगर मैंने एक कंपनी है, कंपनी ने एसेट लीज पे दिया हुआ था, अब वो क्या हो गया, अब उसकी वो लीज टर्म खत्म हो गई है, तो उन्होंने कहा जी इस एसेट को ले लो, तो मैंने एसेट ले लिया। मैंने एसेट लेने के बाद क्या कर दिया, उनको पेमेंट कर दी। अब उनको मैंने पेमेंट की होगी रेजिडुअल वैल्यू पे, तो उनके लिए जो रेजिडुअल वैल्यू है वो क्या ट्रेड होगी, वो उनके लिए कंसिडरेशन रिसीव जो है वो ट्रीट हो रही होगी। उसके अलावा अगर मैंने कोई सिंगल ट्रांजैक्शन की है मल्टीपल एसेट की, मतलब मैंने 2 एसेट्स बेचे, 2 एसेट बेचे, फॉर एग्जांपल मैंने कार ए और कार बी बेची, और दोनों का यकमुश्त मुझे मिल गया 2 मिलियन। दोनों की कंपोजिट ट्रांजैक्शन जो है वो मुझे मिल गया 2 मिलियन, और मुझे नहीं पता इस 2 में से ए का कितना है, बी कितना है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, नहीं पता। तो फिर क्या करेंगे, हम इस 2 मिलियन को अपोर्शन करेंगे, हम उसको प्रपोर्शनेट कर देंगे फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर, कि हम ए की निकालेंगे कितनी फेयर मार्केट वैल्यू है, हम बी की निकालेंगे कितनी फेयर मार्केट वैल्यू है। तो फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस के ऊपर हम इसको अपोर्शन करेंगे, और अपोर्शन करके हम क्या कर रहे होंगे, गेन निकाल रहे होंगे। इसका एक सवाल होगा 5 पेपर्स में, जब कैपिटल गेन की प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आएगा, वहां पे आप इसको देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ रही है कैसे है कैसे नहीं है। बट ऐसे ही होगा कि 2 चीजें 3 चीजें हैं, तीनों सिंगल ट्रांजैक्शन ने बेच दी हैं, अब नहीं पता कि इसके कितने पैसे थे, इसके कितने पैसे थे, इससे कितने पैसे थे। तो आपने जो भी रकम मिली होगी उसको उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे, तो रेलेवेंट गेन या रेलेवेंट लॉस जो होगा वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसी से मिलती जुलती एक एग्जांपल थी, जैसे पर्सनल एसेट बिजनेस में लगाना तो गेन निकालना कैसे होगा। अब आपने कंप्यूटर खरीदा था एक 2020 में, उसकी कीमत क्या थी, 50,000 थी। ये पर्सनली कंप्यूटर लेके आया मैं 50,000 रुपए का, लेकिन मैंने जिस दिन कंप्यूटर बिजनेस में लगाया उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 35,000 थी। तो बिजनेस में 35,000 ही मेरी क्या होगी, ट्रीट कॉस्ट ट्रीट होगी, और इसके ऊपर ही मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ही मैं उसको डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर मैंने कोई बिल्डिंग पे स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट लगाई है, या फॉर एग्जांपल कोई शेड था वो मैं पहले बिजनेस में लगाया हुआ था, पहले घर लगाया हुआ था, अब उस शेड को जाके मैंने बिजनेस में लगा लिया, तो फिर जिस दिन मैंने बिजनेस में अप्लाई किया उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही मेरी क्या ट्रीट होगी, बिजनेस की कॉस्ट ट्रीट हो रही होगी। सो ये जितने भी केसेस हैं हमारे एसेट से मुतालिक वो हमारे यहाँ पे सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। हमने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ लिया, क्या होती है क्या नहीं होती, उसको हमने देख लिया कि जी ये हमारी डेप्रिसिएशन है, इसमें ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, इस रूल के मुताबिक हम डेप्रिशिएट करेंगे। ये हमारा इनिशियल अलाउंस होता है, उसको हमने देख लिया जी कैसे कैलकुलेट होगा कैसे नहीं होगा। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया क्या है कैसे नहीं होते। इनिशियल अलाउंस कब क्लेम होना है, पार्टली यूज एसेट क्या होगा स्पेशल केसेस में, अगर व्हीकल नॉट प्राइम फॉर हायर है, अगर 7.5 मिलियन ज्यादा ही कॉस्ट है तो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, अगर 7.5 मिलियन से कम की कॉस्ट है तो ओरिजिनल पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अगर एसेट एक्सपोर्ट कर दें गेन कैसे निकालते हैं, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज की और उसकी वैल्यू जो है जिसकी कॉस्ट ज्यादा थी तो तब गेन कैसे निकालते हैं। फिर उसके अलावा एसेट्स की एक्विजिशन में कौन कौन चीजें आती हैं, कौन कौन चीजें नहीं आ रही होती, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन किस तरह से हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके अलावा लीज्ड एसेट को जब हम एक्वायर करते हैं किस वैल्यू पे एक्वायर करते हैं, आरपी पे करते हैं, बार्गेन प्राइस पे कर रहे होते हैं, उसको डेप्रिशिएट करते हैं, डिस्पोजल में क्या कुछ आता है, और जब हमें कंसिडरेशन वगैरह मिल रही होती है तो उस कंसिडरेशन में क्या कुछ आ रहा होता है। ये सारे का सारा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया ऑफ दैट हेड ऑफ इनकम के लिए। बिजनेस बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है, सारी बातें अकाउंटिंग वाली हैं। बस आपको बताया है कि रेट्स कैसे अप्लाई होने हैं कैसे नहीं होने, कौन कौन सी चीज इसमें आनी है कौन कौन चीज इसमें नहीं आनी, सिर्फ और सिर्फ आपको वो बताया है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इसको अगर आपने तसल्ली से सुना है
तसल्ली से अगर आपने इसको याद किया है, इसको समझा है, तो बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एरिया। सबसे डिफिकल्ट एरिया भी सबसे आसान है, क्योंकि रेट्स इसमें याद नहीं करने, रेट्स गिवन होंगे, लगाना कैसे है, प्रोपोर्शनेट कैसे करना है, और स्पेशल केसेस की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, सिर्फ यही चीजें हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह टेकअप करके बैठे हुए हैं तो बिजनेस आपका बिल्कुल आसान है।